Love is a dagger. It's a weapon to be wielded far away or up close. You can see yourself in it. It's beautiful until it makes you bleed. हे गाइस, आईएसएफ यानी कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुनूर तूर और आप देखने जा रहे हैं डार्क हॉर्स कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत नील गेमन और पी क्रेग रसल की नॉर्स माइथोलॉजी पार्ट 1 स्टोरी एक्सप्लेन्ड। इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्या रहस्य है यग्द्रासिल और 9 लोगों का, कौन था मिमिर और उसने देवता ओडिन से किस चीज की मांग की थी, और किन्होंने बनाए थे द ट्रेजर्स फॉर गॉड और क्यों। एवरीथिंग इन दिस वीडियो। नॉर्थ माइथोलॉजी की स्टोरी लाइन को और समझने के लिए इसके अगले पार्ट्स को देखना ना भूलें। अन्य रोमांचक कॉमिक बुक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। यग्द्रासिल और 9 लोग। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक महान और विशालकाय ऐश ट्री से, जिसे कि द ऐश ट्री यग्द्रासिल कहा जाता है। ये ट्री सबसे ज्यादा परफेक्ट और सुंदर है। इस ऐश ट्री की जड़ें तीनों लोकों में फैली हुई हैं और इसे 3 कुओं से इसका खाना मिलता है। इसकी पहली जड़ द डार्क वर्ल्ड नेफलहाइम की गहराइयों में जाती है, जहां पर से ये ईवरगेल्मियर नामक सदा बहने वाले झरने से अपना भोजन लेती है। ड्रैगन निडहॉग यहां पर रहता है और वह नीचे से जड़ को सदा ही चबाता रहता है। यग्द्रासिल की दूसरी जड़ द फ्रॉस्ट जाइंट्स के रियलम से होते हुए उस कुएं तक जाती है जो कि मिमिर नामक बुद्धिमान इंसान का है। यग्द्रासिल पेड़ पर एक गिद्ध रहता है जो कि कई बातें जानता है, और वहां पर एक बाज भी है जो उस गिद्ध के सर के ऊपर बैठता है। रेटाटॉस्क नामक नर गिलहरी भी वहां पर रहती है जो कि खूंखार लाशों को खाने वाले निडहॉग और ईगल की बातों और संदेशों को एक ओर से दूसरी ओर लेकर जाता है। वह ईगल और निडहॉग को झूठी बातें बताता है और उनको गुस्सा दिलाकर उसे आनंद मिलता है। 4 बारहसिंगे उस वर्ल्ड ट्री की विशाल शाखाओं, पत्तों और शाल को खाते हैं, और कितने ही अनगिनत सांप इसकी जड़ों को काटते रहते हैं। यग्द्रासिल ही वह पेड़ है जिससे कि ओडिन ने खुद को फांसी लगाकर अपना बलिदान दिया था। अन्य देवता इस पेड़ पर कभी भी नहीं चढ़ते हैं। वह एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड तक जाने के लिए बायफ्रॉस्ट नामक रेनबो ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई भी जायंट या ट्रॉल एसगार्ड में घुसने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल करता है तो ये ब्रिज उसके पैर जला देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 9 लोकों की। पहला है एसगार्ड, जो कि सभी आइसीर्स का घर है, और यहीं पर ओडिन ने अपना साम्राज्य कायम किया है। दूसरा है एल्फहाइम, और यहां पर सभी लाइट एल्व्स रहते हैं। तीसरा है नेडावेलियर, यहां पर की सभी ड्वार्फ्स रहते हैं और अपनी कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। चौथा है मिडगार्ड, वह दुनिया जहां पर इंसान रहते हैं। पांचवा है जोटनहाइम, जो कि फ्रॉस्ट जाइंट्स और माउंटेन जाइंट्स का घर है। फिर आता है वेनाहाइम, जहां पर की वैनीर लोग रहते हैं। आइसीर और वैनीर सभी देवता हैं और वे ट्रीटीज के जरिए एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। 7वां है नेफलहाइम, जिसे कि अंधेरी धुंध की दुनिया कहा जाता है। इसके बाद आता है मुस्पेल, जो कि आग की दुनिया है, और यहां पर की सर्टर नामक मॉन्स्टर इंतजार कर रहा है। सबसे आखिरी है हेल, यहां पर वह सभी मरे हुए जाते हैं जो कि युद्ध में बहादुरी से नहीं मरते हैं। यग्द्रासिल की तीसरी जड़ जाती है एक अन्य झरने में जो कि एसगार्ड में बहता है, और ये वही जगह है जहां पर कि आखिरी दिनों में सभी देवता इकट्ठा होंगे, रैग्नारॉक के आखिरी युद्ध से पहले।
इस जगह को अर्ट का कुआं कहा जाता है। ये कुआं 3 बहनों के अधिकार में है, जिन्हें की द नॉर्न्स कहा जाता है। यह कुआं अर्ट से संबंध रखता है, जो कि तीनों बहनों में से एक है। वह भाग्य और नियति है। वह तुम्हारा अतीत है। उसके साथ है वह डांडी, वह वर्तमान है। और फिर आती है स्कल्ड, और भविष्य उसका कार्य क्षेत्र है। इन सभी के बाद और कई नॉर्न्स भी हैं, जायंट, एल्फ, ड्वार्फ और वैनियर नॉर्न्स। कुछ नॉर्न्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। कुछ नॉर्न्स हमें अच्छी जिंदगी देते हैं और दूसरे हमें कठिन, छोटा और उलझा हुआ जीवन देते हैं। वह सभी अर्ट के कुएं में तुम्हारी नियति को आकार देते हैं। मिमिर का सर और ओडिन की आंख। जोटनहाइम, जो कि जायंट्स का घर है, वहां पर मिमिर का कुआं है। धरती में इसकी गहराई बेहद ज्यादा है और यह यग्द्रासिल पेड़ को पीने के लिए पौष्टिक पानी देता है। मिमिर भी हर सुबह इस कुएं से पानी पीता। वह अपने हॉर्न, जो कि गजेल हॉर्न नाम से जाना जाता है, को पानी में डालता और फिर उस पूरे भरे हॉर्न को आखिरी घूंट तक पीता। मिमिर का वह कुआं ज्ञान से भरा हुआ है। बहुत समय पहले, जब दुनिया अभी बनी ही थी, तब ओडिन ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मिमिर से मिलने की इच्छा दिखाई, सिर्फ उसके ज्ञान को पाने के लिए। ओडिन भेष बदलकर मिमिर के पास आया और उसने मिमिर से कहा कि मुझे अपने कुएं से सिर्फ एक बार पानी पीने दो, मगर मिमिर ने उससे साफ इनकार कर दिया। फिर ओडिन मिमिर से बोला कि मैं तुम्हारा भतीजा हूं, मेरी मां बेस्तला तुम्हारी बहन थी। जिस पे मिमिर कहता है कि तुम्हारा मुझे ये सब बताना पर्याप्त नहीं है, और ये सुनकर ओडिन मिमिर की बात समझ लेता है। वह कहता है कि तुम्हारे कुएं से पानी पीने से मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा, मुझे उसकी कीमत बताओ। मिमिर ओडिन को कहता है कि तुम्हारी आंख मेरी कीमत है, मुझे तुम्हारी आंख मेरे पूल में चाहिए। तब ओडिन मिमिर से एक चक्कू की मांग करता है और उसने वह किया जो जरूरी था। अपनी आंख को निकालने के बाद ओडिन ने उसे कुएं में रख दिया। फिर उसने गजेल हॉर्न को पूरा भरा और उसकी आखिरी घूंट तक पी गया। उस मायावी कुएं से पानी पीने के बाद ओडिन ज्ञान से भर गया और उसके बाद वह ब्लाइंडर, हॉरर, एक आंख वाला और जलती हुई आंख वाला के नाम से जाना जाने लगा। ओडिन की निकाली गई आंख मिमिर के कुएं में ही रख दी गई। उस आंख ने कुछ ना देखते हुए भी सब कुछ देखा। समय गुजरा और जब आयसीर और वैनियर के बीच युद्ध खत्म हुआ, तब ओडिन ने मिमिर को आयसीर गॉड हॉयनिर के पास एक एडवाइजर के रूप में भेजा। फिर ऐसा हुआ कि जब भी मिमिर हॉयनिर को एडवाइस देता, तब हॉयनिर सही फैसला लेता, मगर जब मिमिर उसके साथ ना होता, तब हॉयनिर फैसलों में उलझ जाता। सभी वैनिर इस बात से परेशान हो गए और उन्होंने इस बात का बदला लिया। हॉयनिर से नहीं, मगर मिमिर से। मिमिर के सर को काटकर ओडिन के पास भेज दिया गया, मगर ओडिन इस बात से गुस्सा नहीं था। उसने मिमिर के सर को जड़ी बूटियों से रगड़ा ताकि वह कहीं सड़ न जाए, और फिर उसने उसके ऊपर मंत्रों का उच्चारण किया ताकि मिमिर का ज्ञान कहीं खो न जाए। इस सभी के बाद मिमिर के सर में फिर से जिंदगी ने जन्म लिया और उसने ओडिन से बात की। उसने ओडिन को सुझाव दिए और वह सुझाव सही थे, जैसे कि वह हमेशा होते थे। फिर एक बार फिर से ओडिन मिमिर के कुएं के पास गया। उसने मिमिर के सर को ज्ञान के भरे हुए पानी में अपनी आंख के पास रख दिया। उसने गजेल हॉर्न को हैमादाल को सौंप दिया, जो कि देवताओं का वॉचमैन था। नियति में यह लिखा है
कि हाइमादाल उस हॉर्न को सिर्फ एक बार बजाएगा, और वह तब होगा जब अंत का समय होगा, यानी कि रैग्नारॉक का समय। देवताओं का खजाना। सिफ नामक लड़की थॉर की सुंदर बीबी थी। थॉर उससे बेहद प्यार करता था। वह उसकी नीली आंखों, लाल होठों और उसके लंबे बालों, जिनका रंग की गर्मी ऋतु में पके हुए जौ की फसल के जैसा था, को बेहद चाहता था। मगर एक दिन जब थॉर सुबह जागा तो वह सिफ को देखकर चौंक गया। थॉर सिफ के बालों को कटा हुआ देख उससे बोला कि तुम्हें क्या हुआ है। पहले तो सिफ ये सब समझ ना पाई। वह आश्चर्य में थी कि उसके बालों के साथ क्या हुआ है। थॉर ने कहा कि ये उसी का काम है, उसी ने तुम्हें गंजा किया है। मगर सिर्फ थॉर का इशारा ना समझ पाई। थॉर अपने बिस्तर से उठा और अपनी मैगिनजॉट बेल्ट, जो कि उसकी शक्ति का स्रोत थी, को कमर से बांधते हुए बोला कि लोकी, ये सब उसी के द्वारा किया गया है। फिर थॉर गुस्से में लोकी के महल की ओर चल देता है। वह उसके महल के द्वार को तोड़कर अंदर घुस जाता है और लोकी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मगर लोकी चालाक बनते हुए थॉर से कहता है कि उसने क्या किया है। फिर थॉर लोकी को हवा में उठा लेता है और कहता है कि तुमने मेरी बीबी के सुनहरे बालों को क्यों काटा। अब लोग सोचेंगे कि सजा के तहत उसके साथ ऐसा किया गया है, मगर फिर भी लोकी अपनी गलती को कबूल नहीं करता है, जिससे थॉर और गुस्सा हो जाता है और उसे कमर से जोर से पकड़ लेता है। दर्द से कराहते हुए लोकी कहता है कि मैंने बेहद ज्यादा पी रखी थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। थॉर लोकी को पटक देता है, मगर फिर भी लोकी हंसते हुए कहता है कि वह शर्म से बचने के लिए हैट्स और स्कार्फ्स का इस्तेमाल कर सकती है। गुस्साया थॉर लोकी को कहता है कि अगर तुमने अभी उसके बालों को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी को तोड़ डालूंगा। मैं हर एक हड्डी के साथ ऐसा ही करूंगा, और अगर उसके बाल दोबारा अच्छे से बड़े ना हुए तो मैं फिर से वापस आऊंगा और फिर से तुम्हारी हड्डियों को तोड़ूंगा। और अगर मैंने ऐसा हर रोज किया तो मैं ऐसा करते हुए सच में बेहद निपुण हो जाऊंगा। थॉर लोकी को फिर से हवा में उठा लेता है। लोकी थॉर को कहता है कि मैं उसके बालों को फिर से नहीं लगा सकता, ये वैसे काम नहीं करेगा। जिस पे थॉर लोकी को कहता है कि आज मुझे तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी को तोड़ने में 1 घंटा लग जाएगा, मगर मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर मैं ऐसा हर रोज करता रहा तो जल्दी ही मैं इस समय को घटाकर 15 मिनट पर ले आऊंगा, और ये सब पता लगाना बेहद ही दिलचस्प होगा। ऐसा कहते हुए थॉर लोकी की भुजा को तोड़ देता है। चिल्लाते हुए लोकी ड्वार्फ्स की बात करता है। वह कहता है कि ड्वार्फ्स कुछ भी बना सकते हैं। वह सिफ के लिए भी सुनहरी बालों को बना देंगे। मैं कसम खाता हूं कि वह ये ठीक कर देंगे। जिस पे थॉर कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उनके पास जाओ और उनसे बात करो। लोकी ड्वार्फ से बात करने के लिए चल देता है। वह अपने शूज को पहनता है, जो कि उसे आसमान में यात्रा करने में मदद करते थे। सबसे पहले वह 3 ड्वार्फ भाइयों के पास जाता है, जो कि समझदार शिल्पकार थे और जिन्हें की इवाल्डी के बेटों के नाम से जाना जाता था। लोकी उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। वह उन्हें नीचे दिखाते हुए कहता है कि मैंने पास के लोगों से पूछा है कि यहां पर महान शिल्पकार कौन है, और उन्होंने मुझे बताया कि ब्रॉक और इत्री इस क्षेत्र के महान ड्वार्फ क्राफ्टमैन हैं। हंसते हुए इवाल्डी के बेटे कहते हैं कि ये सब झूठ है। वह फड़फड़ाती उंगलियों वाले तो किसी घोड़े को भी अच्छी तरह से नाल नहीं पहना सकते हैं। हम ही सबसे अच्छे क्राफ्टमैन हैं, और जो कुछ भी वह बनाते हैं हम उससे कहीं अच्छा बना सकते हैं। लोकी उन्हें बातों में फंसाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि उन दोनों भाइयों ने तुम्हें चुनौती दी है।
3 महान चीजें बनाने की। आयसीर के देवता इस बात की पुष्टि करेंगे कि कौन उनके लिए सबसे अच्छी चीजें बनाता है, और जो भी तुम बनाओगे उनमें से एक जरूर ही वालों वाली विग होनी चाहिए, और वह भी खुद ब खुद बढ़ने वाली। इवाल्डी के बेटे इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और लोकी वहां से निकलकर पहाड़ों में ड्वार्फ ब्रॉक और ईटरी की वर्कशॉप की ओर चल देता है। वहां पर जाकर वह उन दोनों ड्वार्फ भाइयों को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक खबर लेकर आया हूं। वह कहता है कि इवाल्डी के बेटे एसगार्ड के देवताओं के लिए 3 बेशकीमती चीजें बना रहे हैं, और देवता उन चीजों को देखने के बाद बताएंगे कि कौन सबसे महान शिल्पकार है। इवाल्डी के बेटों ने यह भी कहा है कि तुम उतनी अच्छी चीजें नहीं बना सकते जितनी वह बना सकते हैं। उन्होंने तुम लोगों को फड़फड़ाती उंगलियों वाले कमजोर प्रतिद्वंदी कहा है। ब्रॉक लोकी की बात को ध्यान से सुनने के बाद कहता है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या तुम हमारे और इवाल्डी के बेटों के बीच युद्ध करवाना चाहते हो? और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें करने में अच्छी लगती हैं। लोकी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि तुम लोगों को भी इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। फिर ब्रॉक कहता है कि मगर तुम्हें इन सब में से क्या मिलेगा? और हम खुश हैं कि इवाल्डी के बेटे एसगार्ड के देवताओं के सामने हमारी कुशलता को आजमाना चाहते हैं। मगर चलो लोकी, इसे थोड़ा व्यक्तिगत बनाते हैं। लोकी ब्रॉक से पूछता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ब्रॉक कहता है कि तुम्हारा सर। अगर हम इस प्रतियोगिता को जीतते हैं तो हमें तुम्हारा सर चाहिए, और मुझे विश्वास है कि ईतरी तुम्हारे सर से जरूर ही एक अच्छी मशीन बना लेगा, या फिर एक स्याहीदान। फिर लोकी कुछ समय सोचने के बाद कहता है कि चलो, अब ये दिन कुछ सही होने लगा है। वह ड्वार्फ भाइयों के सर वाली मांग के लिए मान जाता है, और यहीं पर हमारी इस कॉमिक बुक इशू का अंत हो जाता है। इस कॉमिक के नेक्स्ट इशू में हम देखेंगे कि कैसे लोकी को उसकी की गई शरारत को ठीक करने के लिए 2 ड्वार्फ ग्रुप्स को एक दूसरे के खिलाफ एक प्रतियोगिता में खड़ा करना पड़ रहा था। और अब देखना यह है कि वह ड्वार्फ क्राफ्टमैन देवताओं के लिए आखिर कौन से लाजवाब तोहफे बना सकते हैं, और क्या इस सभी के लिए लोकी को सच में उसका सर खोना पड़ेगा? We will see that in the next issue. Until then, watch my other videos. Keep supporting, keep watching. ISAF. Stay blessed.